पानी से लेकर संस्कृति तक, विकास से लेकर विरासत तक, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का सफर जमीन से जुड़ा रहा है, लोगों के बीच रहा है। और हम सबको बहुत गर्व है कि भारत का जो पहचान है दुनिया भर में, वो संस्कृति, उसकी विरासत से जुड़ा हुआ है। और उसी को आगे ले जाने का काम गजेंद्र सिंह शेखावत जी के कंधों पर है। और उसी सफर को समझेंगे कि वो कैसे इतना ट्रैवल कर पाते हैं, कैसे इतना एक्सटेंसिव जो काम है, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर इसको अभी करने की जरूरत है। इसलिए मैं एक रिपोर्ट के साथ शुरू करना चाहूंगी सर, एक स्काई स्कैनर कल्चर टूरिज्म रिपोर्ट 2025। इसके मुख्य बिंदु हैं, आप लोग भी समझिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण आपको नजर आएंगे। 82% भारतीय हैं जो अपनी यात्राएं संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर अब कर रहे हैं। साथ में 76% यात्री हैं जो तारीख बदल देते हैं कि अगर कोई इवेंट, बड़ा त्योहार आ रहा है। इसके साथ साथ 76% फॉरेनर्स हैं, वो भारत तब आते हैं जब बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं। इसका मतलब हम इकोनॉमिक टूरिज्म पे जाएंगे सीधा सीधा कि किस तरीके से ये जो इकोनॉमिक टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या चुनौतियां हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के लिहाज से आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। सभी की नजर, अगर अभी नवरात्र शुरू है तो सबकी नजर कैलकाटा पे है, होली होती है तो सब बरसाना जाना चाहते हैं, दिवाली होती है तो अयोध्या जाना चाहते हैं, और कोई क्राफ्ट फेस्टिवल होता है, तमाम चीजें होती हैं तो जयपुर भी आना चाहते हैं। कैसे देखते हैं सर इसे? क्योंकि मुझे लगता है ये सहज स्वाभाविक है। हर एक स्थान की अपनी एक महत्ता है और अपनी एक विशेषता है। हर स्थान का अपना एक विशेष प्रसंग है उसके साथ में जुड़ा हुआ। उस समय पर अधिकतम लोग वहां जाएं, ये स्वाभाविक है। और केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में है। ब्राजील में जब सांबा फेस्टिवल होता है तब ब्राजील में अधिकतम टूरिज्म पीक पर होता है वहां। स्पेन में जब टोमेटिनो फेस्टिवल होता है तब वहां पीक पर होता है। स्टॉकहोम में जब इस जो वाटर बेस इवेंट होते हैं तब वहां टूरिज्म पीक पर होता है। भारत में भी निश्चित रूप से जब जिस जगह पर जिस एक बड़ा कार्यक्रम या बड़ा आयोजन जो होता है, जो ट्रेडिशनली कई वर्षों से और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कई शताब्दियों से हो रहा है, तो स्वाभाविक है वहां उसको लेकर के उस समय पर फुटफॉल बढ़ता ही है। लेकिन भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्ट्री का फोकस इस विषय को लेकर के है कि केवल टूरिज्म हमारा सीजन स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक न रहे। हम देश में ईयर अराउंड डेस्टिनेशन भारत को कैसे बना सकते हैं? अभी अगर इनबाउंड टूरिस्ट के दृष्टिकोण से देखें, विदेश से जो सैलानी आते हैं उसके दृष्टिकोण से देखें, तो भारत अक्टूबर से लेकर के और फरवरी तक, मार्च तक, ये 6 महीने के टूरिज्म का डेस्टिनेशन है। बिकॉज ऑफ द एडवर्सिटीज ऑफ द वेदर भारत में कंपैरेटिवली बहुत कम संख्या हो जाती है। इसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और इसको वर्ष पर्यंत पर्यटन का केंद्र भारत बने, इस पर भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय अभी राज्यों के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। टूरिज्म को हम किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज के साथ में जोड़ें, नई ऑफरिंग्स के साथ में जोड़ें, नए एक्सपीरियंस किस तरह से हम क्रिएट करें, इसके ऊपर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सब को करने के चलते हुए हम टूरिस्ट को जो है ज्यादा दिन तक रोक सकें और ज्यादा लंबे समय तक टूरिस्ट को भारत में बुला सकें, चाहे देशी सैलानी हो चाहे विदेशी सैलानी हो, उनके लिए ज्यादा लंबी विंडो क्रिएट कर सकें, इस पर हम काम कर रहे हैं। सर 40 ऐसे धरोहर हैं जो वर्ल्ड साइट, यूनेस्को वर्ल्ड साइट में है। हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि चाहे राजस्थान हो, चाहे और देश भर के अलग साइट्स इसमें ऐड ऑन हो, उससे भी पर्यटन बढ़ेगा? देखिए, भारत दुनिया में प्रमुख पंक्ति में खड़े हुए देशों में से एक है जिसके पास में सबसे ज्यादा विश्व की धरोहर है, सूचीबद्ध है जी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में लगातार हर वर्ष हम भारत में एक धरोहर को क्योंकि एक ही धरोहर को एक बार में इंस्क्राइब कराया जा सकता है, हम कराने में सफल हुए हैं जी। और इस बार भी हमने, आप सबकी जानकारी में आया होगा, महाराष्ट्र के जो मराठा मिलिट्री प्रोविंस थी, फोर्ट्रेसेस थे, ऐसे 12 किले, 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में, उनको हम विश्व धरोहर सूची में इंस्क्राइब कराने में कामयाब हुए हैं। पिछले वर्ष में हम आसाम के मोइदाम्स को कराने में कामयाब हुए थे।
टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज को हम इस तरह से विश्व के धरोहर सूची में रजिस्टर करा सकें, इस दृष्टिकोण से जो एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम मल्टीपल कंट्रीज एक साथ किसी एक विषय को लेकर के और इंस्क्राइब कराने के लिए काम करें, चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज हो, इंटेंजिबल हेरिटेज हो, क्योंकि उसमें साल में एक ही करा सकते हैं, ये सीमा लागू नहीं होती। तो अभी हमने ईरान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, भारत और ऐसे सब देशों ने मिलकर के मेहंदी जो महिलाएं लगाती हैं हमारे यहाँ, जिसको श्रृंगार माना जाता है, उसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज में इंस्क्राइब करा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो लिखित धरोहर है उसको भी वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में यूनेस्को के सूचीबद्ध कराने में हमको सफलता मिली। इस बार भी जो है नाट्यशास्त्र, उसमें हम सूचीबद्ध करा सके, और ऐसी एक लंबी पंक्ति भगवत गीता से लेकर के जो हम आज तक उसमें जोड़ पाए। ये सही है आपका कहना कि जब कोई धरोहर विश्व सूची में रजिस्टर होती है तो निश्चित रूप से विश्व की निगाहें उसकी तरफ बढ़ती है और टूरिस्ट के कदम भी उस तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा कमिटमेंट है कि हम न केवल नए ऐसे आर्किटेक्चरल हेरिटेज को, टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज को उसमें इंक्लूड कराएं, इंस्क्राइब कराएं, और उसके साथ साथ में उन सबको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप भी करें, वहाँ बेसिक एमिनिटीज को डेवलप करें, वहाँ जो है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करें, वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम ला करके और वहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, और उस आर्किटेक्चर के साथ में या उस जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में हम कुछ न कुछ और भी एडिशनल जो है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट करें, चाहे या तो उसको ट्रेल के रूप में या एक सर्किट के रूप में डेवलप करें, ताकि टूरिस्ट के लिए एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर सकें। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, हम अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं, और खासतौर पे आज के युग में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं किसी भी देश, हम एक नॉन अलाइंड से एक अलाइंड वाले स्टेट में चल रहे हैं, सारे देशों को साथ चल के, लेकिन पहली बात उनके स्पीच में भी आती है कि कोई भी ट्रेड डील जब होती है या रिश्ते बनते हैं दो देशों के, तो उसमें संस्कृति के बिहाफ पर, भारत अपनी संस्कृति के बिहाफ पर रिश्ते बनाता है। सर, इस फ्रेज का मतलब क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार कहा भारत बुद्ध का देश है, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। और भारत की जो संस्कृति की जो गहराई है, डेप्थ ऑफ द कल्चर, वो भारत की बहुत बड़ी ताकत है। भारत की संस्कृति की जो विस्तार है, जो विविधता है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, वो भी भारत की बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत के आधार पर हम दुनिया को भारत के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले भारत की छवि पूरे विश्व भर में एक निर्धन देश के रूप में थी, एक देश जहां पर सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोग चुनौती से जूझ रहे हैं, इतने सालों से, दशकों से जूझ रहे हैं, ऐसी छवि थी। भारत की छवि गंदगी से हटे हुए देश की तरह थी, कनेक्टिविटी जिस देश में ठीक नहीं है ऐसे देश की थी। पिछले 11 साल में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की छवि दुनिया के निगाह में बदली है। द स्पीड एंड द स्केल ऑन व्हाट हमने डेवलपमेंट किया है, उसको लेकर के पूरी दुनिया चमत्कृत है, हतप्रभ है। और भारत की इस विकास की गति और विकास की दर, इन दोनों को देख करके, उसके साथ में भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिस तरह से पिछले वर्षों में हुआ है, भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण पूरे विश्व का पिछले 11 साल में बदल गया है। आपके दर्शकों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको विदेश जाने के अनेक अवसर मिले होंगे, मिलते रहे होंगे, पिछले दशकों से मिलते रहे होंगे। मैं जब व्यापार व्यवसाय करता था, दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, सामान्यतया लोग अपने आप को भारतीय बताने में, अपनी पहचान भारतीय के रूप में कराने में झिझक महसूस करते थे। यदि कोई कराता भी था तो बहुत सोच करके कोई कहता था इंडिया, ओ मिस्टर गांधी। भारत की आइडेंटिटी गांधी जी के साथ में समाप्त हो गई थी। लेकिन आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर के अपने आप को भारतीय के रूप में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, वो या तो कहेगा ओ मिस्टर मोदी, और फिर भारत की सफलताएं जो भारत ने जीवन की हर विधा में अर्जित की है, उसके बारे में कहीं न कहीं एंडोर्स करेगा। आज भारतीय गर्व कर सकता है कि वो भारतीय है। इस दृष्टिकोण से जो हमारे भारत का देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है, तो हमारी संस्कृति हमारी ताकत है, और हमारी संस्कृति हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाएं,
ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही जो है ये एजेंडा किसी भी विदेश के दौरे पर या विदेशी अतिथि के आगमन पर रहता ही है। संस्कृति और साथ में ट्रेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये भी है कि एमओयूज हो, ट्रेड हो, एक्सचेंज हो, लेकिन सर जीडीपी योगदान अगर 2022-23 का टूरिज्म में देखें भारत का, तो केवल 5% जीडीपी का योगदान रहा है। मुझे लगता है 23-24 और 24-25 के आंकड़े अभी देखने बाकी हैं, वो 5.86 तक पहुंच गया है। 86 तक। तो सर क्या उम्मीद करें जब हम बात 2047 और चलिए सर 43 थोड़ा दूर हो जाता है, हम 2028-29 की बात करें या हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक जो कि हम पहुंचने की उस कगार पे नजर आते हैं अगले 2 साल में, तब तक टूरिज्म का कितना योगदान होगा जीडीपी में सर? देखिए, अगर वैश्विक जीडीपी में टूरिज्म के योगदान के दृष्टिकोण से देखें तो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इज समवेयर अराउंड 10%, 10% के आसपास है। ये सही है, भारत का अभी 5 से 6% के बीच में है, लेकिन हमारा लक्ष्य इस बात को लेकर के है। और अब जब हम राजस्थान में बैठ करके बात कर रहे हैं तो राजस्थान तो ऐसा स्टेट है जिसमें आज भी कंट्रीब्यूशन 15% से ज्यादा है, लेकिन हम इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं कि हम 2047 तक जब भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन के बाहर होगी तब टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 10% यानी 3 ट्रिलियन का हो। 2030 तक को लेकर के भी हमारा लक्ष्य है कि हम इसको हर हाल में 7% तक लेकर के जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल के आंकड़े आए हैं, पिछले साल 250 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देश में विद इन द कंट्री डोमेस्टिक टूरिस्ट ने विभिन्न पर्पज कारणों को लेकर विद डिफरेंट मोटिव्स एंड पर्पजेज यात्राएं की। अगर विदेशी सैलानियों के दृष्टिकोण से देखें तो भी वो आंकड़ा लगभग 2 करोड़ के आसपास में पहुंच गया है। भारत में जिस तरह का हिडन ट्रेजर है, जिस तरह का पोटेंशियल है, और वो अब जब सारे राज्यों में एक कंपटीशन की भावना अपने टूरिज्म पोटेंशियल को हार्नेस करने, उसको दोहन करने को लेकर के बनी है, और जिस उत्साह के साथ में सारे राज्य इस दिशा में जुटे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि टूरिज्म न केवल इकोनॉमी का ड्राइवर होगा, अब तो इसके साथ साथ में टूरिज्म में जब की इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो एक तरफ टूरिज्म सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला होता है। आज भी बेशक हमारा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर का, जैसा मैंने कहा, 6% से थोड़ा कम होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन आज भी 10% से ज्यादा है, 13% के आसपास तो अगर अब तक पहुंचे, तो अगर हम जो हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि 10%, कृषि के बाद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक सेगमेंट होगा वो टूरिज्म होगा। टूरिज्म की इकोनॉमी ग्रो करती है तो इकोनॉमी का स्प्रेड जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है, छोटे छोटे लोगों तक पहुंचता है, छोटे छोटे आदमी तक पहुंचता है, अलग अलग तरह के काम करने वाले व्यक्ति तक पहुंचता है। इसलिए टूरिज्म का ग्रोथ इंजन बनना निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला होता है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार की योजनाओं के चलते हुए और योजनाओं को धरातल पर सटीकता से उतारने के चलते हुए देश में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। उसके कारण से भारत के टूरिज्म का, डोमेस्टिक टूरिज्म का इन्फ्लक्स बढ़ा। उसके साथ साथ में जिस तरह से कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, नए हवाई अड्डे बने, हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसके चलते हुए भारत का टूरिज्म सुधरा है। और मैं ये मानता हूं कि इस पोटेंशियल को आगे हम ग्रो करने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं और राज्यों में जिस तरह के उत्साह का माहौल है, आने वाले समय में भारत का भविष्य जो है टूरिज्म के साथ में जुड़ करके ही बनेगा। लेकिन सर चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं, जैसा मैं पढ़ती हूँ इन सब पे, तो आपने कहा कि नौकरी सृजन है, सब कुछ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा इशू है। सैलानियां आ जाएं और अगर, क्योंकि ये भी चॉइसेस है कि हम छोटे छोटे गांव में जाएं, उदयपुर की भी कोई ऐसी हिडन प्लेस पे जाए, देश भर की हिडन प्लेसेस पे, तो वहां पर लोग नहीं हैं, वहां पर धरोहर को नुकसान का खतरा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिहाज से भारत अभी तैयार नहीं है, और उस चुनौती को भी निपटने के लिए मुझे लगता है ऐसा आपको क्यों लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भारत तैयार नहीं है? भारत में जिस गति के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और बढ़ा है पिछले 11 सालों में, पूरी दुनिया चमत्कृत है। जैसा मैंने कहा, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहें, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे यहाँ
एकाएक डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ने के साथ चलते हुए हमारे जो एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस थे वो ओवर टूरिज्म के शिकार हो रहे हैं। वहां सस्टेनेबिलिटी इनटू टूरिज्म जो है वो हमारे लिए एक चुनौती बन रही है। वहां ज्यादा सैलानी जाने के कारण से संकट पैदा हो रहे हैं। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने या एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस पर नए अट्रैक्शंस बने। जैसे गोवा, जिसकी पहचान अभी बीचेस तक है, हम गोवा बियॉन्ड बीचेस क्या हो सकता है, वहां टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है, इस पर काम करें। तो ऐसे विषयों को लेकर के जब हम काम करेंगे और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करेंगे, तब हम इस ओवर टूरिज्म की चुनौती से भी एक तरफ पार पा सकेंगे, दूसरी तरफ नए अपॉर्चुनिटीज और नई एवेन्यूज देंगे तो टूरिज्म भी ग्रो करेगा। सर, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं और आपने जब ईआरसीपी पीकेसी को लेकर काम किया तो राजस्थान आपके दिमाग में एक मेजर फोकस के लिहाज से था और झुकाव जाहिर तौर पे रहता है। तो सर, टूरिज्म को लेकर राजस्थान के लिए क्या एक्स्ट्रा आपकी तरफ से झुकाव? और सबसे बड़ी बात है, अगर बात होती है कि हमें जैसलमेर जाना है तो हम कहेंगे कि हम न्यू ईयर्स बनाने जाएंगे, बस। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां हम सिर्फ डेट स्पेसिफिक, मंथ स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या उपाय है सर? देखिए, राजस्थान टूरिज्म की संभावनाओं के असीम खजाने पर बैठा है। हालांकि टूरिज्म प्राइमरीली ऐसा सब्जेक्ट है जिसको राज्यों के द्वारा डील किया जाता है और राजस्थान की पर्यटन मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से उनकी टीम के साथ में हमारा बहुत गहराई के साथ में संवाद हुआ। अभी पिछले ही दिनों हम लोग, पिछले महीने की 26 तारीख को हम लोग शेखावाटी की जो ट्रेजर है हमारी, जो हमारी हवेलियां हैं, जो हमारे हवेलियों में खुले म्यूजियम्स हैं, पेंटिंग्स के, फ्रेस्कोज हैं, उस सब के बेस पर टूरिज्म को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कैसे कर सकते हैं, इस सब के ऊपर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेज हैं जो आज भी जितना उनका पोटेंशियल है उसके हिसाब से उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। जैसे बूंदी, मैं ये मानता हूं कि बूंदी के पास में राजस्थान में वो सब कुछ है जो एक टूरिस्ट को आवश्यकता हो सकती है। चलिए, आपको बहुत सारी बधाई और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बूंदी राजस्थान का एक दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होगा। ये आप देख आज से मान करके चलिए, अगले 5 साल में हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। ऐसे सारे पोटेंशियल्स को हमको एक साथ ग्रो करना पड़ेगा। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसके पास सब कुछ है। हमारे पास जंगल है, हमारे पास में वन्य जीव है, हमारे पास में डेजर्ट है, हमारे पास में हिल स्टेशन है, हमारे पास में ट्राइबल कल्चर है, हमारे पास में कल्चर है, हमारे पास में एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म की संभावना है, हमारे पास में इको टूरिज्म की संभावना है, हमारे पास में मेडिकल टूरिज्म की संभावना है, हमारे पास में माइस टूरिज्म की संभावना है। टूरिज्म के वर्टिकल पर जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं या एक टूरिज्म के गुलदस्ते में जितने रंग के पुष्प की हो सकते हैं, कल्पना की जा सकती है, वो सब देने के लिए राजस्थान के पास में थोड़ा सा संभालने और सहेजने की आवश्यकता है। वैसे मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को। पिछले दिनों हम जो बेस्ट टूरिज्म पॉलिसी स्टेट्स ने बनाई है उसके लिए उसको सबको एग्रीगेट करके एक मॉडल टूरिज्म पॉलिसी बनाने पर काम कर रहे थे। और इसलिए नहीं कि मैं राजस्थान से आता हूं या राजस्थान में बैठ करके राजस्थान के चैनल से बात कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि सब राज्यों की पॉलिसीज को जब हमने जो है स्टडी किया, एनालाइज किया, सबसे बेहतर टूरिज्म पॉलिसी और सबसे बेहतर इंसेंटिव्स अगर कोई एक राज्य दे रहा है तो राजस्थान दे रहा है। और जब हम उन्हें उसको एग्रीगेट करके एक मॉडल पॉलिसी बना करके सब राज्यों के साथ में साझा की, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि देश के 17 से ज्यादा राज्यों ने उसको अडेप्ट किया। कुछ ने 100% अडेप्ट किया, कुछ ने कुछ इससे छोड़ करके अडॉप्ट किया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजस्थान एक टॉर्च बियरर बना, उसमें फ्लैग बियरर बना, एक प्रकाश स्तंभ बना। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से रिसर्जेंट राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज यहाँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के सेक्टर में हुए थे। ये निवेश जब धरातल पर उतरेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान टूरिज्म के मानचित्र पर अभी भी वैश्विक पटल पर है, लेकिन और भी अधिक जो है चमक के साथ में उभरेगा। सर, राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर साहब यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं के सामने मैं चाहूंगी, 2 साल पूरे होने वाले हैं, आप राजस्थान सरकार के काम के परफॉर्मेंस पे कितने नंबर देंगे सर? नंबर देने कितने में से? 10 में से दे दीजिए सर। 2 साल पूरे होने वाले हैं, 10 में से अगर आप ईमानदारी से मेरे को अगर आप 10 में से 11 नंबर देने की अनुमति दोगे तो मैं 11 दे सकता हूँ, वरना 10 पे सीमित रहना पड़ेगा।
सर, यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हैं और वो चाहते हैं कि जो केंद्र कैबिनेट मंत्री हैं उनके पर्सनल लाइफ कैसी है या वो मंत्री रहते हुए लोगों से कैसे जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल उन्हीं के बिहाफ पे कि आप इतने बिजी रहते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर पाते हैं? वाइफ नाराज होती हैं, बच्चे नाराज होते हैं। देखिए, निश्चित रूप से चुनौती है, मुश्किल भी है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो पैशन के साथ काम करता है, गोल्फर्स के लिए ऐसा कहते हैं कि गोल्फर्स की पत्नियां जो है वो गोल्फर्स विडो होती हैं। कातिल साहब जानते हैं इस बात को, और सबसे ज्यादा जोर से यही हंसे हैं क्योंकि इनके इसकी संभावना नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में पैशन के साथ में काम करता है तो उसके परिवार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन मैं तो भगवत कृपा मानता हूं कि भगवान ने मुझे ऐसा परिवार दिया है जो इस पूरे कर्म क्षेत्र में, जो पिछले लगभग 35 साल से, मेरी जब विवाह हुआ था उससे पहले से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता था और उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, मुझे परिवार ने हमेशा एक पीछे, पीठ के पीछे पूरी ताकत के साथ में खड़े होकर के अपना काम करने का मौका दिया है। चाहे मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरी पत्नी होगी और मेरे तीनों बच्चे होंगे, उन्होंने हमेशा मुझे संबल, भरोसा और विश्वास दिया कि हम संभालेंगे, आप अपना काम करो। व्यापार से लेके, व्यवसाय से लेके, हर विषय को लेकर के। तो मुझे लगता है कि उनकी ताकत और उनके दिए हुए भरोसे के आधार पर ये गाड़ी चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के साथ बैठे हैं, चाय पर चर्चा हो रही है, तो घरेलू बातें होती हैं या कभी वो गहलोत साहब वाला वो दौर आप चर्चा करते हैं कि ऐसा हुआ था, या कभी दिल्ली की कोई चर्चा, कभी गुस्सा हो तो मन की बात बताते हैं कि पॉलिटिक्स की बात होती है? देखिए, मुझे लगता है इतना समय मिलता नहीं है सामान्यतया, क्योंकि मैं रात में घर पहुंचता हूं देर रात तक, 2-3 बजे, 1-2 बजे। बट ये है कि पिछले लगभग 25-26 साल से, जब बच्चे छोटे छोटे थे तब से लेकर के घर में एक सिस्टम डेवलप हो गया है। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते थे, हॉस्टल जाने से पहले, उससे पहले से मैं रात में जब भी घर पहुंचता हूं, चाहे चुनाव के समय में भी होगा, मैं जब तक घर नहीं जाता तब तक कोई सोता नहीं है। और हम लोग रात को लगभग 10-15 मिनट तक सोने से पहले एक बार सब एक दूसरे से बात करते हैं। पर मुझे नहीं याद आता कि कभी राजनीतिक विषय पर, इन सारे विषयों पर कहीं कोई चर्चा होती होगी, क्योंकि घर में, परिवार में दूसरे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको लेकर के बातचीत होती है। देश के मुद्दों को लेकर के, देश में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर के, घर में मेरी अनुपस्थिति में बहुत सारे लोग मिलने के लिए कोई आते हैं, उनका कोई विषय होगा उसको लेकर के, स्थानीय विषय को लेकर के जो उनको सूचना कुछ देनी होती है वो सूचनाएं देते हैं, हम सब लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये जिन विषयों की आपने बात की, राजनीति से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष राजनीति से जुड़े हुए, क्योंकि मेरे परिवार में किसी का भी राजनीति में प्रत्यक्ष कोई इंटरेस्ट नहीं है और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन विषयों पर कहीं कोई बातचीत भी नहीं करता, सामान्यतया कोई संवाद भी नहीं होता। सर, बस आखिरी सवाल ये कि आपने अभी ज्ञान मंडपम जो भारतम का हुआ है, वो बच्चे समझें कि कैसे हम अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाएंगे, पढ़ेंगे, विकास होगा, क्या है वो पूरा सब्जेक्ट सर जो प्रधानमंत्री आए और इनॉग्रेशन भी हुआ? देखिए, भारत की एक सुदीर्घ ज्ञान की परंपरा रही है और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि पूरी दुनिया जब अपने आप को वो पशु से अलग मनुष्य है ये सिद्ध करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, 2500 साल से भी पहले के साल में, उस समय में भारत के ऋषि मनीषी जो हैं वो खगोल शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। भारत के ऋषि मुनि संगीत के रागों की रचना कर रहे थे। भारत के ऋषि मुनि मनुष्य से लेकर के, हाथी से लेकर के, घोड़े से लेकर, गज से लेकर, अज से लेकर अश्व तक सबकी चिकित्सा के शास्त्र लिख रहे थे। भारत के ऋषि मुनि, भरत मुनि जैसे नाट्य शास्त्र लिख रहे थे कि मंच पर किस तरह का मंचन होना चाहिए, परिधान कैसा होना चाहिए, मंच का जो है सज्जा कैसी होनी चाहिए, वहां प्रकाश व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भाव भंगिमाएं कैसी होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, इस सब के ऊपर ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो एक सुदीर्घ परंपरा है भारत की, हजारों साल की, लेकिन दुर्भाग्य से आक्रांताओं के ने इसको नष्ट भ्रष्ट करने के अनेक प्रयास किए। हमारे पुस्तकालय दिए गए, हमारे मठ मंदिर जो इसके केंद्र हुआ करते थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन तमाम चुनौतियों से गुजरने के बावजूद भी आज वो बड़ी पुरा संपदा हम सबके पास में है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में जिस तरह से सह आशय हमको अपनी जड़ों से अलग किया गया, भारत के लोग
ये जानते हुए अंग्रेजों ने कि भारत के लोग यदि भारत को जानेंगे और पहचानेंगे, जो कि भारत की ताकत है, वो भारत पर गर्व करते रहेंगे, भारत पर गर्व करते रहेंगे, तो कभी हम भारत पे स्थायी शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने भारत के लोगों को अपनी जड़ों से काटने के लिए अपने इतिहास से काटा और अपने इस पूरी ज्ञान परंपरा से अलग करके उन्होंने नई तरह की शिक्षा पद्धति लागू कर दी। कालांतर में जिस तरह की सरकारें देश में आजादी के बाद में बनी, क्योंकि वो शायद जन्म से भारतीय थे लेकिन सोच में वो गुलामी की जो है वो छाया उस समय तक बनी हुई थी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब भारत की इस हिडन ट्रेजर को संभाल करके इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इस पर विचार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई और उसके बाद में वो सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ऐसी सारे लिखित ग्रंथ जो सैकड़ों से लेकर के हजारों साल पहले तक लिखे गए, वो ताड़पत्र पर लिखे गए, भोजपत्र पर लिखे गए, पेड़ की छाल पर लिखे गए, वो सिल्क के कपड़े पर लिखे गए, वो जो है हस्त निर्मित कागज पर लिखे गए होंगे, बाद में हाथ से लिखे गए, ऐसे लाखों लाखों ग्रंथ भारत में आज भी विभिन्न लोगों के पास में मौजूद हैं। विश्वविद्यालयों में धरोहर के रूप में पढ़े लाखों ग्रंथ हिंदुस्तान से चुरा करके अंग्रेज उस संपदा का मूल्य समझते हुए देश से बाहर ले गए। ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज लाखों की संख्या में भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद है। बहुत सारे प्राइवेट कलेक्टर्स के पास में इस तरह की संपदा है। ये संपदा धीरे धीरे आने वाले हर साल और हर दिन के साथ में जो है वो काल कवलित हो रही है। उसको डिजिटाइज करके और उसको आज की भाषा में पढ़ा जा सके। आज की भाषा मतलब कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में या एआई रीडेबल फॉर्मेट में ला करके हम उस ज्ञान को, भारत के इस सारे संचित ज्ञान को एक पोर्टल पर लेकर के आए। जब हम उसको एक पोर्टल पर लेकर के आएंगे, तब हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे ज्ञान के दृष्टिकोण से, ये एस्टैब्लिश हम कर पाएंगे। एस्ट्रोनॉमी में जो गणनाएं हमने हजारों साल पहले की थी, वो आज शायद मुझे लगता है कि ये जो जैन जी के लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ, ये शायद जानते भी नहीं होंगे। इनको यदि मैं पूछूंगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये गैलीलियो पे जाकर अटक जाएंगे। जबकि उससे 1500 साल पहले जो है वो आर्यभट्ट इसकी गणना करके और उसका पूरा सिद्धांत लिख चुके थे। रामानुजन की मैथमेटिक्स है, उसके आज भी अनेक ऐसी उसकी इक्वेशंस हैं जो आज भी कोई जो है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। इतनी बड़ी थाती है हमारे पास में। वो थाती जब एआई रीडेबल फॉर्मेट में आए और हमारी आने वाली जनरेशन और वर्तमान पीढ़ी उसको देखे, तब वो उस जानेगी, तब उस पर गर्व करेगी। और इसके साथ साथ में पूरे विश्व उसको देख करके भारत की परंपरा कितनी सुदीर्घ है और कितनी गहरी है, इसका जब ज्ञान विश्व को होगा, तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा। संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा तो भारत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो भारत का टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे, और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप शामिल थैंक यू हुए। अदिति जी, बहुत सारा धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आदरणीय जगदीश चंद्र कातिल साहब का, कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और उसके ज्यादा भी धन्यवाद कि थोड़े टेढ़े मेढ़े प्रश्न नहीं पूछे आपने। खूब सारा धन्यवाद।